हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर 4 है हमारा सत्ता के नए केंद्र यानी कि न्यू सेंटर ऑफ पावर। देखिए बच्चे, इस चैप्टर को कंप्लीट मैंने बनाया हुआ है, पिछले 2-3 साल में भी बनाया हुआ है और इस साल भी बनाया हुआ है। पहले आप थ्योरी वाली वीडियो देखिए इस चैप्टर की, उसे समझिए अच्छे से। उसके बाद आप इस वीडियो को देखो, इसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो सारे अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है वहाँ पे। और अगर आपको कुछ पूछना हो, मैसेज करना हो, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सत्ता के जो नए केंद्र है इससे क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है इसका, सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो देखते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, यानी कि बात करें अगर हम 1991, जब सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है, तो पहले क्या था आपको पता है कि दो महाशक्तियां थी, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। 1991 के बाद जब यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो ऐसे में एकमात्र महाशक्ति बचता है यूएसए। तो ऐसे में ये लगता है कि यूएसए जो है हर मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, आर्थिक शक्ति के रूप में हो। ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैन्य मामले में देखोगे, हर मामले में यूएसए जो है काफ़ी आगे है। तो ऐसे में ये लगता था कि क्या अब पूरी दुनिया में केवल यूएसए का ही वर्चस्व बना रहेगा, या कोई तो ऐसा होगा जो यूएसए को कहीं ना कहीं चुनौती दे सके, क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो चुका है, अब उसके बाद क्या कोई चुनौती दे सकता है। तो ऐसे में कुछ संगठन और कुछ देश जिनके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो यूएसए को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए एक विकल्प बन सकते हैं, तो उसी को हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी स्टोरी में समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं, शीत युद्ध के बाद विश्व के सामने कुछ ऐसे संगठन और ऐसे प्रभावशाली देश कुछ ऐसे देश हैं जो प्रभावशाली बनकर सामने आए हैं, जिससे स्पष्ट होने लगा है कि ये संगठन और देश अमेरिका की जो एक ध्रुवीयता, यानी कि आपको पता है कि अमेरिका एकमात्र ताकतवर बचा था, तो कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व था, यानी विश्व एक ध्रुवीय हो चुका था जहां पे केवल एक ही महाशक्ति थी जो कि यूएसए थी। तो ऐसे में अमेरिका की जो एक ध्रुवीयता है, इसके सामने कुछ ऐसे संगठन और कुछ देश हैं जो विकल्प बन सकते हैं। लग सकता है कि भाई इनमें वो क्षमता है। तो विश्व राजनीति में जैसे ही दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटती है, खत्म होती है, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को कम कर सकते हैं। अब देखिए, अब सीधा सीधा यूएसए को चुनौती तो नहीं दे सकते वो देश और वो संगठन, लेकिन हाँ, उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं, यानी सीमित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं। तब आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई बताइए कि वो संगठन और वो देश आखिर है कौन से। ठीक है, आप ये सोच सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में किन्हें देखा जाता है। ठीक है, उसी का पार्ट है ये। तो कुछ संगठन और कुछ देश ऐसे हैं जो प्रभावशाली बनकर उभरे हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका की ताकत के आगे, अमेरिका के प्रभुत्व के आगे एक विकल्प बन सकते हैं। इनको हम सत्ता के नए केंद्र या फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देख सकते हैं। तो अब देखिए वो संगठन कौन से और वो देश कौन से। ठीक है, तो पहले मैं देश की बात कर लेता हूँ, उसके बाद संगठन की बात करूंगा। तो देखिए, देश में आ जाएगा भारत। भारत में वो क्षमता है रूस, जापान, चाइना, इजराइल, दक्षिण कोरिया। इन देशों को ऐसा माना जाता है कहीं ना कहीं ये यूएसए के जो डोमिनेंस है उसका, यूएसए का जो प्रभुत्व है उसको कहीं ना कहीं सीमित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो देश हो गए। अब दूसरी तरफ संगठन, तो जैसे यूरोपीय संघ है, ये भी एक ताकतवर संगठन है। आसियान हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया। तो इनमें वो क्षमता है। तो आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। देखिए क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यानी 1945 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो यूरोप को हुआ था। यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में पूर्वी यूरोप एक तरफ, दो हिस्सों में बट गए थे बाद में ये, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो ऐसे में क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप था, ठीक है, जो यूएसए वाले खेमे में था, तो यूएसए ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए बहुत जबरदस्त मदद करी थी। इसी को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के द्वारा
पश्चिमी यूरोप को दोबारा से पुनर्गठन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था यूरोप को, जो अमेरिका के द्वारा मदद की गई उसको मार्शल योजना कहते हैं। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो 1948 में मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो था ये बनाया गया था। और इसके माध्यम से देखो, इस नाम से ही आपको पता लग जाएगा, यूरोपीय मतलब यूरोप के देशों के लिए, आर्थिक मतलब आर्थिक सहयोग यानी आर्थिक रूप से सहयोग, पैसों से रिलेटेड सहयोग संगठन, यानी ये यूरोपीय देशों में पैसों से संबंधित सहयोग के लिए संगठन बनाया गया है। मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो देखो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। ठीक है, ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार, आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर केवल इतना पूछे कब की गई तो 1948 में की गई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई और ये राजनीतिक सहयोग के मामले में काम करता था। ठीक है, राजनीतिक सहयोग। इसके बाद है कि यूरोपीय जो आर्थिक समुदाय है ये कब बना, तो ये 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो था इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ जो था ये 1992 में बना था और मॉस्ट्रिक्ट संधि एक हुई थी, इसके द्वारा ये यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की विशेषता बताओ। देखो ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाओ, ये पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। देखो यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का संगठन है, स्थापना 1992 में हुई थी। पहले तो ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में ये एक राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। ठीक है, यानी कि शुरू में ये आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, बाद में राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया इसने। ये एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। ठीक है, 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसका जीडीपी जो है वो 17,000 अरब डॉलर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें आपको यहाँ आंकड़े जो है अलग मिलेंगे, याद रखना, लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी को डाउनलोड करो। इसके बाद क्या है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो, बहुत पावरफुल मुद्रा मानो। ये अमेरिका का जो डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो व्यापार किया जाता है वो डॉलर को ही मेन बना के किया जाता है। तो ये अमेरिकी डॉलर के लिए भी कहीं ना कहीं यूरो मुद्रा उसके प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में अगर हम बात करें तो जो यूरोपीय संघ है इसकी हिस्सेदारी जो है अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और जो यूरोपीय संघ है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, इन देशों में भी देखने को मिलता है। विश्व व्यापार संगठन के अंदर भी इनका महत्वपूर्ण रोल है और इनका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ओल्ड बुक है तो वहाँ पे आपको फ्रांस और ब्रिटेन भी दिया होगा, क्योंकि ब्रिटेन भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और ब्रिटेन पहले यूरोपीय संघ का ही सदस्य होता था, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। ठीक है, तो फ्रांस जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ये आप जानते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। अब पेपर में आपके ये कितने नंबर में आता है, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा, तो आपको 4 या 6 पॉइंट ही लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने। पॉइंट तो यहाँ पे बहुत सारे बता दिए, बट इतने सारे पॉइंट आपको पेपर में नहीं लिखने। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से है, टेलीग्राम पे सर्च करो, ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं और क्वेश्चन की कि यूरोपीय संघ की कमियां जो है वो बताइए। ये पेपर में कई बार आ जाता है। तो यूरोपीय संघ की कमियां क्या नजर आई है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं इनकी सबकी अपनी अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। तो कई बार क्या होता है, इनके बीच में क्लैश हो जाता है, यानी कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, कभी किसी के विचार अलग हैं, किसी दूसरे के विचार अलग हैं, किसी मुद्दे पर अलग अलग जो इनके देश हैं इनकी विचारधारा अलग भी हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि इराक पे आपको पता है अमेरिका ने हमला किया था, तो ऐसे में ब्रिटेन जो था वो साथ था, यानी ब्रिटेन ने यूएसए का साथ दिया था हमले में।
लेकिन यूरोपीय संघ का ही देश है ब्रिटेन, और यूरोपीय संघ का देश है जर्मनी और फ्रांस, ये इस हमले के खिलाफ थे। तो यहाँ पे आपको दिख रही है ना कहीं इनकी विदेश नीति और इनके बीच में तालमेल आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये इसकी एक कमजोरी है कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये सभी को एक साथ संतुष्ट कर दे। ठीक है, अब देखो आगे के पॉइंट। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को मानने से इनकार भी किया गया है और नाराजगी भी देखने को मिली है। जो यूरो मुद्रा है तो कुछ ने उसको मानने से इनकार भी कर दिया है। ठीक है, जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन जो है इन्होंने मॉस्ट्रिट संधि और जो यूरोपीय मुद्रा थी इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बताइए यूरोपीय संघ के वो कौन से देश हैं जिन्होंने मॉस्ट्रिट संधि या फिर यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया। तो उसमें आता है डेनमार्क और स्वीडन का नाम। ठीक है, यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे एक समय में, और ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। ये भी एक कमजोर पॉइंट ही मान लो कि ब्रिटेन उससे अलग हो गया। फिर यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया था, लेकिन क्या हो गया, उसमें असफल हो गया। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य बताओ। तो यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ वो क्या उद्देश्य लेकर हुआ, तो इसमें यह हुआ कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति होगी। ठीक है, यहाँ विदेश नीति है, विदेश नीति और सुरक्षा नीति। दूसरा क्या था कि आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये सोच के इसका गठन हुआ था। एक समान मुद्रा का चलन, यानी यूरोपीय देश में एक ही मुद्रा चलाएंगे जो कि यूरो होगा, जिससे इनको लाभ हो सके। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है। फिर वीजा मुक्त आवागमन हो सके इनके बीच में, जो यूरोपीय देश हैं एक दूसरे के देश में आवागमन कर सकें बिना वीजा बिना परमिशन के। तो ये भी इसका एक उद्देश्य था, इसको बनाने का एक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसके सदस्य देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और बैंकॉक घोषणा पत्र जो था उस पर हस्ताक्षर करके आसियान जो है इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इसमें 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। यानी जब स्थापना हुई थी उस समय में इसमें 5 देश थे, लेकिन बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो बाद में कौन से शामिल हुए, तो ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये भी शामिल हो गए। तो इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। तो सब कुछ आपको इसके बारे में बता दिया है। कुछ भी पूछे आप बता दो, कब स्थापना हुई आप बोलो 1967 में। स्टार्टिंग में कितने देश थे, तो आप बोलो 5। कौन से देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में कौन से जुड़े, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान बना था, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पे। तो सब कुछ आपको यहां से पता लग गया। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर दोगे। ठीक है, अगला है कि आसियान के उद्देश्य बताओ। तो देखिए आसियान का उद्देश्य ये है कि जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में आर्थिक विकास को तेज किया जाए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है कि आसियान के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हासिल किया जाए। फिर कानून का शासन हो और यूएनओ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा दिया जाए। तो ये आसियान के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए आसियान शैली क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए पेपर में आता है। तो आसियान का जो काम करने का तरीका है उसी को आसियान शैली कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, आसियान का काम करने का तरीका है कि अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने बहुत नाम कमाया। इसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है कि अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, बिना किसी टकराव के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक मेल मिलाप वाले रिलेशन है इनके देशों के बीच में। तो इसी से काफी नाम कमाया आसियान ने, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान समुदाय के प्रमुख 3 स्तंभ बताइए। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो आसियान के 3 मुख्य स्तंभ है, जैसे कि आसियान सुरक्षा समुदाय, याद रखो। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है, यानी सुरक्षा समुदाय का काम है सुरक्षा, आर्थिक समुदाय का आर्थिक चीजों को बढ़ावा देना, और सामाजिक सांस्कृतिक का वो। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक एक लाइन में एक्सप्लेन है तो समझ जाओगे अच्छे से। जो सुरक्षा समुदाय है ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पे आधारित है। यानी मान लो इनके बीच में कोई क्षेत्रीय विवाद हो जाए तो उसको सैन्य टकराव तक ना ले जाएं, बल्कि आपस में बातचीत के जरिए उसको सुलझा ले। तो ये इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन थोड़ा सा और कर देता हूँ। आर्थिक समुदाय नाम से ही पता लग रहा है कि इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच में साझा बाजार हो सके। ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ व्यापार हो, उत्पादन आधार तैयार करना
और सामाजिक आर्थिक विकास करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है कि आसियान के जो देश है इनके बीच में टकराव की जगह बातचीत और सहयोग हो और सांस्कृतिक और सामाजिक जो सामाजिकता है उसका उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य भी पूछा हुआ है। तो इसका उद्देश्य है कि आसियान के देश हैं जो इन देशों की सुरक्षा और विदेश नीति के बीच में तालमेल बना रहे, इसी के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में आसियान का महत्व, उपयोगिता और प्रासंगिकता पे चर्चा करो। ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने का चांस है इसका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज को घुमा के पूछे भी जा चुके हैं पहले भी। तो देखिए, अगर वर्तमान समय में देखें तो आसियान की मौजूदा जो आर्थिक शक्ति है वो खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान क्या है कि इसमें निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी इसने ध्यान दिया है। आसियान ने अपने देशों के साथ तो व्यापार करा ही है, साथ में जो हमारे जो दक्षिण एशियाई देश है उनके साथ भी व्यापार बढ़ाया है। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र समझाने जो क्षेत्र है उसको बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने जो पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई थी उसमें आसियान से व्यापार का मुद्दा मेन है। देखो, भारत यहाँ पे और आसियान जो यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत ने एक नीति बनाई थी, पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर चलो, यानी इसका मतलब ये था कि जो भारत जो है दक्षिण एशियाई देश है और ये जो आसियान है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, यानी हमने ये कहा था कि हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे। तो भारत ने ऐसे में इसके जो 2 सदस्य देश है सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया और अन्यों से भी हमारे व्यापार चल रहे हैं। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो कि 1 जनवरी 2010 से लागू है, ठीक है, ये बता दिया आपको। आसियान की जो असली ताकत है वो है इसके सदस्य देशों में, सहभागी सदस्यों में और बाकी जो गैर क्षेत्रीय संगठन जो है इनके बीच निरंतर ये क्या करते हैं, परामर्श चलता है, संवाद चलता है, इसीलिए यही इनकी असली ताकत है। आसियान जो है एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। और दूसरा, आसियान की एक खास बात यह है कि आसियान के यहाँ पे जो देशों के बीच में जो विवाद थे, क्षेत्रीय विवाद, वो इन्होंने बातचीत से सुलझा भी लिए, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद क्या है कि हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आसियान देशों की यात्रा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए। पूर्व की ओर देखो की नीति के स्थान पे अब उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो नया कॉन्सेप्ट है वो सामने रखा और इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान के जो देश हैं उसके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको हमने अतिथि के रूप में, हमने मतलब मेन अतिथि के रूप में उनको इनवाइट किया था अपने देश में, ठीक है। 2018 में सिंगापुर में 33वां सम्मेलन जो हुआ था आसियान शिखर सम्मेलन, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। 2019 में नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया और 17वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन था जो कि 2020 में हुआ था, ये वर्चुअल हुआ था क्योंकि आपको पता है कोविड था उस समय में, तो कोविड के कारण क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गए थे, तो इसको वर्चुअल किया गया था, ऑनलाइन किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट आपका सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में, ठीक है। इसका इसका सार्क जो है, सार्क का सदस्य भारत भी है, ठीक है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, कई बार ये भी पेपर में आ जाता है। सार्क की स्थापना के समय इसमें 7 देश थे और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान इसमें बाद में शामिल हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के उद्देश्य क्या है। देखो, इसी में आपसे पूछा हुआ था कि बताइए सार्क के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य समझिए। दक्षिण एशिया के देशों में जनता के विकास और जीवन स्तर को सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ की जनता को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी विवादों को बातचीत के जरिए निपटारा करवाना और आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें क्या है, इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि ये पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है कि सार्क जो है एक असफल संगठन है, तो ऐसा क्यों हुआ? आप देखोगे यूरोपीय संघ भी सफल है, आसियान भी सफल है, लेकिन सार्क क्यों असफल हो गया? ब्रिक्स को भी हम सफल मान सकते हैं, लेकिन सार्क सफल नहीं हुआ, क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि इसके जो सदस्य देश हैं इनके बीच में आपसी विवाद है। भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का बांग्लादेश के साथ, कई बार भारत का श्रीलंका के साथ हो जाता है, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ विवाद है, यानी आपस में कहीं ना कहीं विवाद है।
तो इसके कारण ये सफल नहीं है। दूसरा क्या है कि आपसी व्यापार में भी इनकी कमी है, ठीक है। भारत पाकिस्तान संघर्ष इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और फिर आतंकवाद, अलगाववाद वाली जो नीतियां चलवाई जाती है विदेशी ताकतों के द्वारा, ये भी इसका कारण है। फिर ये देश आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की नहीं बनती है, ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश की नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद है, इनमें एकता नहीं है और आपसी विवादों को बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया जाया। जैसे कि आपने सुना है कि आसियान ने तो सुलझा लिया, लेकिन जो सार्क है ये नहीं सुलझा पाए। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से सार्क जो है वो असफल संगठन है। इसके बाद है ब्रिक्स के बारे में विस्तार से बताइए। तो ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरू में ये ब्रिक होता था, यानी साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए पहले ये ब्रिक कहलाता था। तो ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संघ है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। वर्तमान में ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, ठीक है। इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था और प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 4 थी, क्योंकि इसमें पहले साउथ अफ्रीका नहीं था। बाद में इसमें क्या हुआ, साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया, तो इसकी सदस्य संख्या 5 हो गई। इसके उद्देश्य क्या है ब्रिक्स के, ये भी पूछते हैं। तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। इसके जो सदस्य देश हैं इनके बीच में जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो सके, ठीक है। और आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग करना। और ये क्या है कि एक दूसरे की मतलब जो साझा चुनौतियां हैं उसमें एक दूसरे को सुलझाएं, ठीक है। सदस्य देशों की जो इंटरनल मैटर होते हैं, जिसको हम आंतरिक मुद्दे कहते हैं, उसमें हस्तक्षेप ना करें। ऐसे ये सारे मुद्दे हैं, जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीति जो है उसमें समानता और अहस्तक्षेप की नीति, यानी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई दूसरा। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के बीच में सहयोग हो, पारस्परिक आर्थिक लाभ हो और उसका वितरण हो सके। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। आप सभी जानते हैं 1962 में चाइना के द्वारा अटैक हुआ था। फिर एक क्वेश्चन ये भी पेपर में आता है कि चाइना की क्रांति कब हुई थी, 1949 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वहां के नेता थे, उनका नाम था माओ, माओ के नेतृत्व में हुई थी। फिर चीन ने मुक्त द्वार नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी जो है इसकी, ये कब अपनाई थी, तो 1978 में अपनाई थी, ठीक है, 1978 में। और देंग शाओपिंग यहाँ के नेता थे, इनके नेतृत्व में अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के सॉरी ये स्लाइड जो है वो 2 बार हो गई है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन में कब और किसके द्वारा 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो चाउ एन लाई द्वारा, चाउ एन लाई जो थे इनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इन 4 क्षेत्रों में क्या था, आधुनिकरण के प्रस्ताव थे। नेक्स्ट है कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था, 1982 में निजीकरण कर दिया था। उद्योग का निजीकरण कब किया था, 1998 में किया था। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे रखे हैं। चाइना जो है वो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है इसका इसमें कब शामिल हुआ था, तो 2001 में चाइना इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा करो। तो देखिए क्या हुआ कि शुरू में बहुत भाईचारा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत फेमस था। लेकिन बाद में चीन ने 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया, जिसमें भारत हार गया। चाइना और भारत के बीच में सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को लेकर विवाद है। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, जिससे कि दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी और भारत ने उनको शरण दे दी। इसकी वजह से भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। फिर पंचशील समझौता हो रखा है, समझौता अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन समझौते के लिए भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी तो चीन ने ये आरोप लगा दिया था भारत पे कि भारत पंचशील समझौते को नहीं मान रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए पंचशील समझौता जो है ये कब हुआ था, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर ये ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए पंचशील समझौते में कौन सी 5 मुख्य बातें हैं। तो देखिए ये एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता जो है उसका सम्मान करना, ये इसका पॉइंट है। एक दूसरे पे आक्रमण ना करना, यानी भारत और चीन एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पे आक्रमण ना करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, ये भी है। समानता और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, ये कुछ 5 बातें हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का इकलौता यहूदी देश कौन सा है, तो इजराइल है। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया था, रूस को। तो सोवियत संघ की जो UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है, सुरक्षा परिषद की जो सीट है परमानेंट,
वो रूस को मिल गई थी, ठीक है, इसीलिए रूस को वीटो पावर मिल गई थी। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट में। और एक और जवाब आप मुझे देंगे कमेंट में कि जो भी आप देंगे आंसर इसका, वो अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है। नाम लिख के ब्रैकेट में आंसर लिख देना अपना, ताकि मैं उसे देख के समझ पाऊँ। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।